अगर हम ताइवान की हिस्ट्री ट्रेस करने की कोशिश करें, थोड़ा मतलब वर्ल्ड अफेयर्स के हिसाब से ही, तो ये देश कब बना और कब ये चीन का हिस्सा था, कभी था या नहीं था? ताइवान अभी तक क्योंकि डिबेट होती है, जब डिप्लोमेटिक डिबेट होती है तो बताना, जैसे इंडिया या चाइना के बीच भी हो तो अपने अपने प्रूफ्स देते हैं कि ये हमारा हिस्सा तब था, या इस वजह से था, इस एम्पायर के समय था। ताइवान के साथ समस्या ये है कि बहुत समय तक वो एक ब्रेक अवे रीजन ही रहा चाइना का। 1895 के बाद तो मान सकते हैं। 1500 के आसपास जब हमारे यहाँ कॉलोनियल शासन मतलब शुरू ही हो रहा था। 1500 हाँ, 1500 के बाद मुगल आ रहे थे। मुगल आए, उसके बाद 1526। हाँ उसके पहले आ चुके थे पोर्टुगीज, बिल्कुल। 1498, उसके बाद डच, ब्रिटिश उसके फ्रांसीसी, बाद आए। हाँ तो वो उस एरिया में आ रहे थे। और तो सबसे पहले ताइवान को डच लोगों ने अपना कॉलोनी बनाया। उस समय तक वहाँ पे जो उनके इंडिजिनस ट्राइब्स थी वो रहती थे। अच्छा। चाइना में मिंग एम्पायर था, उसके बाद 1600 के अराउंड, 1650 के अराउंड चिंग एम्पायर आया डच के साथ। फिर उसके बाद ब्रिटेन, मतलब मैं उस आइलैंड का हिस्ट्री ऐसा है कि वो जनरली ब्रेक अवे रीजन हमेशा से रहा। बट उसको एक नेचुरल जोन ऑफ इन्फ्लुएंस वो चाइना का ही मानते रहे। जैसे तिब्बत को वो आइलैंड उस तरीके से जनरली जो डच आए या फिर ब्रिटिश आए तो उन्होंने उसको माना कि ये चाइना का पार्ट है, लेकिन जनरली कंट्रोल उस पर आउटसाइडर्स का ही रहा हमेशा। चिंग एम्पायर के पास रहा कुछ समय तक। 1894-95 में वॉर हुआ जापान के साथ, चाइना का, चिंग एम्पायर का। उसमें काफ़ी कमज़ोर हो चुका था वो। दैट वाज द सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन, जो चाइना जिसको बोलता है हर बार, अभी तक उसको इन्वोक करता है। 95 में जब ताइवान गया जापान के पास तो 50 साल तक, 50 ईयर्स तक वो जापान की कॉलोनी रहा। उस समय कोरिया भी जापान की कॉलोनी रहा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तक तो था। हाँ, मतलब एक हाँ, दौर भी था जापान जब भी इंपीरियल पावर था। जो नक्शे पे छोटा सा जापान दिखता है वो इतने बड़े चीन और इतने बड़े कोरिया तक शासन करता था। ताइवान शासन भी करता इसका ही था। था। ताइवान उसका पार्ट था। मंचूरिया, कोरिया, हाँ, इवन मंचूरिया। एशिया पैसिफिक, जो इवन साउथ ईस्ट एशिया तक तो हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखा ही था। वो बहुत ब्रूटल हिस्ट्री है। इवन मैं अगर उसको ऐसे शॉर्ट नोट बताना चाहूँ तो वो जापान का काफ़ी ब्रूटल कॉलोनियल शासन नानकिंग रहा और है। ये हाँ, सब, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। तो पर फिर भी वो ताइवान पे कंट्रोल उसका रहा 45 तक, जब तक जापान ने सरेंडर नहीं किया। जापान ने सरेंडर किया, हमें पता है, हिरोशिमा नागासाकी पे जब बॉम्बिंग 6 और 9 अगस्त 1945। उस समय तक चाइना में चल रहा था वॉर, सिविल वॉर। क्योंकि देखिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है। तो अगर हम ऐसे समझें कि चाइना में 1911 के समय चिंग एम्पायर की समाप्ति हुई, और ROC, इसको याद रखना कि रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो आज नाम हम ताइवान का सुनते हैं, उसका जो स्थापना हुई वो 1911 में हुई। और वो चाइना जो मेनलैंड अभी है उस पर रूल कर रहा था 1949 तक। 1949 के पहले अराउंड 1925 के बाद वहाँ पे सिविल वॉर शुरू हो चुका था। 1930s में तो फुल ब्लोन सिविल वॉर चल रहा था माओ जेडोंग के समय। ROC उस चाइना को जाना जाता था, रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिस चीन को आज हम जानते हैं। चीन, हाँ, जो मेनलैंड जो ज्योग्राफी है, हाँ, वो ROC के नाम ROC से था वो। हाँ। तो उस समय चियांग काई शेक वहाँ उनके लीडर थे, जो नेशनलिस्ट जो नेशनलिस्ट पार्टी, कोमिंतांग पार्टी के कुओमिंतांग प्रमुख पार्टी, थे। ठीक है। और दूसरी तरफ माओ जेडोंग थे, जो कम्युनिस्टों के कम्युनिस्ट नेता पार्टी थे। के लिए। ठीक है। और वो ताइवान उस समय जापान के पास है। जैसे अगर मैं 30s की बात करूँ, 1930s के, वो ताइवान जनरली जापान के पास है, पर सिविल वॉर चल रहा है चाइना में। 39 के आसपास सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। चियांग काई शेक का ध्यान जापान की तरफ गया, पूरी दुनिया का ध्यान जापान की तरफ था। अच्छा, वैसे चीन में उस वक्त शासन चियांग काई शेक की हाँ, चियांग काई शेक का ही था 49 तक। शासक वो। हाँ, वो क्योंकि सिविल वॉर के समय काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। ऐसा नहीं था कि माओ जेडोंग का जो मिलिट्री टैक्टिक्स थे और सिविल वॉर और गुरिल्ला वॉरफेयर और जो पीजेंट्स का उन्होंने उपयोग किया, तो 35 के आसपास वो काफ़ी ज़्यादा चाइना कमज़ोर स्थिति में था। सही है, इंटरनली कमजोर काफ़ी इंटरनली कमज़ोर था। इंडिया ने शायद वैसा समय नहीं देखा सिविल वॉर अपनी इंडिपेंडेंस के लिए। सही। ऐसा केओस इंडिया केओस में इंडिया ने नहीं देखा, सौभाग्य से। पर वहाँ पे काफ़ी केओस था। फ्रैंक डिकोटर एक राइटर हैं, काफ़ी बड़े राइटर हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से आर्काइवल रिसर्च किया है, किस तरीके की यातनाएं और किस तरीके का वो जो सिविल वॉर था कितना भीभत्स था। सही। 39 में जब वॉर शुरू हुआ, कोशिश ये हुई कि माओ जेडोंग, क्योंकि जापान उस समय काफ़ी आक्रामक था 39 के बाद, जब जर्मनी का यूरोप और यहाँ पे एशिया पैसिफिक में जापान, तो वहाँ पे अमेरिका ने, जब अमेरिका शामिल हुआ युद्ध में 41 के बाद, पर्ल हार्बर के बाद,
तो अमेरिका ने, इवन ब्रिटेन ने, क्योंकि ब्रिटेन यहाँ पे था उस समय, साउथ ईस्ट एशिया तक फ्रांस और ब्रिटेन तो थे, तो वो चाहते थे कि माओ जेडोंग के बीच और जो चियांग काई शेक हैं उनके बीच उस समय तक कम से कम ट्रूस रहे, जब तक जापान से निपट ना लिया जाए। मित्र राष्ट्र ये चाहते थे हाँ, कि तब कि तक चीन कम से कम एक सिविल- साथ हाँ, मिलके जापान से लड़े पहले। क्योंकि चीन एक पक्ष था युद्ध में, इंडिया का भी नहीं था। मैं इंडिया का कंटेक्स्ट इसलिए देता हूँ क्योंकि वी बेटर नो इंडियन हिस्ट्री। तो चीन लेकिन हमेशा से एक पक्ष था वॉर में, एक अलाइड पावर्स के साथ। 43 के आसपास तक तो बहुत ज़्यादा कम, क्योंकि उन्होंने सिविल वॉर पे कुछ समय तक हॉल्ट लगाया माओ जेडोंग ने, और क्योंकि कॉपरेशन उस समय सच में ज़रूरी था, क्योंकि जापान ने 1931 में मंचूरिया पे शासन किया, उसको कब्जा किया था। 45 के आसपास जब जापान ने सरेंडर किया और उसके बाद जब अलाइड फोर्सेस तो वहाँ से हट गई, जापान, और उनका ध्यान था जापान पे, ताइवान आ गया उस समय चियांग काई शेक के, यानी आरओसी के पास। अच्छा, 45 में। ओके। तो 95 से लेके 45 तक इट वाज अ रिकवरी रीजन, हमेशा से जापान के पास था। 45 से लेके 49 तक फिर से वहाँ पे वॉर, सिविल वॉर शुरू हो गया। वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही सिविल वॉर सिविल वॉर शुरू हुआ। वो सिविल वॉर फिर 4 साल में पूरी तरह से निश्चित हो गया था कि वो जनरली आपके जो माओ जीतेंगे, और उन्होंने रिट्रीट किया सदर्न चाइना में, नानकिंग के आसपास, और धीरे धीरे करके वो एक शहर हारते गए, क्योंकि गोरिल्ला वॉरफेयर इस तरीके से होता था कि सिटीज़ बाई सिटी वो चियांग काई शेक एक शहर हारते जा रहे थे। साउथ की तरफ अपना उनका प्रभाव सीमित होता चला गया। जा रहा था। 49 10 दिसंबर जहाँ तक मुझे याद है डेट था। अच्छा। 49 में वो रिट्रीट कर गए ताइवान, जिसको फॉर्मोसा बोलते थे। हाँ, पहले उसका नाम था फॉर्मोसा द्वीप, हमेशा से फॉर्मोसा बोलते थे, क्योंकि वो इंडिजिनस ट्राइब्स थी, इनकी लैंग्वेज भी थी। करीब 5 लाख उनके पास सोल्जर थे लॉयल, और जितना भी रिजर्व था गोल्ड उसको लेके वो निकल गए ताइपे। इनफैक्ट मैं आपको टोक के बोल रहा हूँ, फॉर्मोसा मुझे इसलिए भी याद है क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है, आज़ाद हिंद फौज लड़ रही थी, तो वो फार्मोसा द्वीप पर भी जाते थे। इनफैक्ट सुभाष चंद्र बोस की जो जहाज़ की बात होती है, आखिरी बार देखे गए वो ताइपे में ही था, जो आज ताइवान में है, लेकिन तब वो फार्मोसा का हिस्सा था। हाँ, तो उससे भी याद आता है, हमेशा से उसको फॉर्मोसा, सही। अब तो फॉर्मोसा और ताइवान बोलते हैं जब कभी कोई उसको। तो आप कह रहे हैं चियांग काई शेक अपना जो भी बचा खुचा मामला था समेट के सब अपनी दुकान, फाइनली वो ताइवान में आके बैठ गए 49 में, 10 दिसंबर, मतलब दिसंबर के आसपास। ठीक। आरओसी की स्थापना, आरओसी, अब देखिए जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जब चियांग काई शेक ताइवान गए तो रिपब्लिक ऑफ चाइना भी ताइवान चला गया, यानी जो गवर्नमेंट है, उनकी जो सरकार थी, उसको आज तक रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से ही जाना जाता है। मतलब पहले इतना बड़ा था रिपब्लिक ऑफ चाइना, अब इतना हो गया। हाँ, और वो शायद उसके बाद भी आप जानते होंगे कि यूनाइटेड नेशन में जनरली रिपब्लिक ऑफ चाइना ही, यानी ताइवान जो अभी छोटा सा कंट्री है, 71 बहुत तक कम लोग जानते हैं इस बारे में। आपको ये जान के हैरानी होगी। हाँ, बहुत आप कम तो लोग पढ़ते हैं, ये बहुत कम लोगों को पता है जो आप बता रहे हो, तो मैं चाहूँगा बताओ थोड़ा। हाँ, मैं उस पर सीक्वेंसली हम बात करेंगे। हाँ, जैसे मैं 49 में अभी हूँ, तो मैं 49 का बता रहा था कि जब चियांग काई शेक वहाँ पे गए, माओ जेडोंग की गवर्नमेंट आ गई, यहाँ पे उन्होंने स्थापना करी पीआरसी की, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। एक तरफ आ गया चाइना, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, दैट इज़ कम्युनिस्ट चाइना, एंड जो ताइवान में है, जो चियांग काई शेक और उनके साथ जितने भी लॉयल सोल्जर और जितने भी लोग गए वहाँ पे, तो वो हो गया रिपब्लिक ऑफ चाइना। और यहाँ से 2 रीजन हमेशा के लिए अलग हो गए। और उसके बाद फिर कोल्ड वॉर, और कोल्ड वॉर में ये सब चीज़ें जो हुई, फिर ताइवान पे कब्जा करने की कोशिश, ताइवान को सपोर्ट जो अमेरिका का रहा। 71 तक देखिए कम्युनिस्ट जो गवर्नमेंट थी उसको सपोर्ट तो ऑफ कोर्स नहीं था, जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस थी उसमें सोवियत रूस था, चाइना था, नॉर्थ चाइना यानी सीसीपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो उस समय तक तो मल्टीलेटरल फोरम्स में जनरली सपोर्ट नहीं करते थे कम्युनिस्ट पार्टीज को। मोटा माटी ये है कि पश्चिमी देश इस वाले चाइना को पसंद नहीं करते थे, उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया बहुत समय तक। 71 तक, क्योंकि बहुत समय तक डिप्लोमेटिक चैनल्स से बात हुई, जो भी हुआ बैक चैनल डिप्लोमेसी। 71 में जाके ताइवान जो आरओसी है, क्योंकि आरओसी को वहाँ से निष्कासित कर दिया यूएन से, तो जो यूएनएससी की सीट की बात होती है हमेशा कि वो किसके पास थी, वो ताइवान के पास थी 71 तक। ओके। हमेशा से 47-48 के बाद परमानेंट सीट जो है वो यूएन वाली, वो हमेशा वो थी इस वाले चीन के पास जो ताइवान है अभी, और वो 20 साल तक उसके
पास रहा और उस तरीके से उसको सपोर्ट भी था वेस्टर्न पावर्स का, जब तक कि अमेरिका और जो निक्सन गवर्नमेंट थी, किसिंजर, हेनरी किसिंजर का दौरा हुआ। उस समय हमारे यहाँ बांग्लादेश वॉर चल रहा था। बिल्कुल। देखा हुआ कि यूएस के साथ हमारे रिश्ते कितने ख़राब उस समय थे, आज तो हम देख ही रहे हैं, आज फिर से खराब हो गए। फिर ख़राब हो गए। तो जो 71 में रेप्रोचमेंट हुआ, उसको मानते हैं कि अमेरिका ने चाइना की ओर जो सीसीपी है, मेनलैंड चाइना जो अभी है, पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसको रिकॉग्नाइज़ किया, यानी यूएनएससी की जो सीट है अब वो कम्युनिस्ट चाइना के पास है। फाइनली दोस्ती का हाथ बढ़ाया हाँ और मान लिया कि आप ही असली चाइना हो, आपको हम वो मान लेते हैं, ये सीट आपकी बनती है। हाँ, और उनको जो रिपब्लिक ऑफ चाइना था उससे अपना सपोर्ट वापस खींच लिया। देखिए, क्योंकि वो वन चाइना पॉलिसी है कि आप एक ही चाइना को मानेंगे। अगर चाइना को आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, यहां से आती है वो वन चाइना पॉलिसी, जिसको चीन पूरी दुनिया में कहता है कि इसे मानो तब इसे बात मानो करेंगे। तब बात करेंगे। और वो इंडिया ने तो 49 में ही मान लिया लिया था। वो इंडिया का अलग हालांकि तब हिस्ट्री। इंडिया ने ये नहीं कहा कि वन इंडिया भी मानो। अब वो पता नहीं क्यों नहीं कहा, शायद वो यूएन में विवाद था उस समय। हमने वरना वो कश्मीर वाले मामले पे कभी ये नहीं कहते कि हम नहीं मानते। वो नेहरू जी के समय पता नहीं किस तरीके से उन्होंने डील किया, बट इट वाज नॉट अ गुड डील, आई वुड से। और उस पर काफ़ी लोगों ने लिखा पढ़ा, लेकिन ठीक है, वो ताइवान के केस में ठीक है। इंडिया और चाइना का केस अलग है।